हेलो बालको, आज हम बात करेंगे साइंस के जितने विज्ञान के हमारे जो बेसिक पहलू हैं केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी में हमको कैसे पढ़ना है चीज़ों को। मैं अभी आज इस लेक्चर में आपको ये सारी बातें बताऊंगा कि केमिस्ट्री के बेसिक पहलू क्या हैं और फिजिक्स के बेसिक पहलू क्या हैं और रही बायोलॉजी के बेसिक पहलू क्या हैं। अगर हम इनको समझ जाएंगे तो शायद साइंस में पढ़ने में आसानी हो जाएगी। देखिए बेटा, जिन लोगों को पता है ये बात कि हमें कैसे पढ़ना है उनके लिए ये वीडियो नहीं है, लेकिन जो बच्चे थोड़ा साइंस शुरुआत से ही समझना चाहते हैं ये वीडियो बस उनके लिए है। मैं आज बहुत ही बेसिक तरीके से साइंस को समझाऊंगा आपको, और आप चाहे 9th क्लास में हो चाहे 8th क्लास में हो, आपको समझ में आ जाए तो गुड रहेगा। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को और धीमे धीमे अपनी जर्नी को बढ़ाते हैं और बहुत ही प्यार से समझ में आएगा सब कुछ कि होता कैसे, हमें कैसे पढ़ना है चीज़ों को। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बेटा केमिस्ट्री स्टार्ट करना चाहूँगा क्योंकि केमिस्ट्री में मेरा इंटरेस्ट सबसे ज़्यादा है। उसके अलावा फिजिक्स और बायोलॉजी, फिर हम धीरे धीरे कंटिन्यू सारी चीज़ें करेंगे। ठीक है, आज का लेक्चर थोड़ा बड़ा हो सकता है क्योंकि हमें सारे बेसिक पहलू को कवर करना है। ठीक है, तो हम केमिस्ट्री की स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सुनिए, जैसे कि हम बात करने जा रहे हैं केमिस्ट्री के विषय में। बेटा एक बात और बता देता हूँ, मेरे जितने भी लेक्चर सभी होंगे, अभी मैं सारी क्लासेस हिंदी मीडियम की कवर करूँगा क्योंकि मुख्यतः होता क्या है, हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए ज़्यादा अच्छी क्लासेस यूट्यूब पे अवेलेबल नहीं होती हैं। ऐसा नहीं मैं कहूँगा कि अवेलेबल नहीं है, लेकिन शायद उतना ज़्यादा अगर देखूँ तो उतनी ज़्यादा अच्छे से अवेलेबल नहीं है। मैं प्रयास करूँगा कि पहले हिंदी मीडियम वालों को पढ़ाऊँ, उसके बाद मैं इंग्लिश मीडियम। ऐसा नहीं मैं ऑफलाइन क्लासेस में बाइलिंगुअल मतलब इंग्लिश मीडियम की सेपरेट क्लासेस लेता हूँ और हिंदी मीडियम की सेपरेट क्लासेस लेता हूँ, तो हो दोनों जाएगा लेकिन धीरे धीरे होगा। तो पहले मैं हिंदी क्लास के लिए इनिशिएटिव ये मुख्यतः पहले मैं सोच रहा था हिंदी मीडियम के लिए ही बनाना, लेकिन इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम दोनों के लिए वीडियो अच्छे से बनाऊंगा मैं और आपको समझ में भी आएगा, ऐसा प्रयास करूंगा मैं। चलिए आज स्टार्ट करते हैं चीज़ों को समझ। ऐसा नहीं समझ नहीं सकते, हिंदी और इंग्लिश दोनों ही समझ सकते हैं अगर समझना चाहे तो। ठीक है, स्टार्ट द क्लास। तो सबसे पहले केमिस्ट्री में हम समझेंगे क्या बेटा, आपको पता है कि चीज़ें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, जब ये तीनों मिलते हैं बेटा, जब ये तीनों मिलते हैं तो आपको पता है क्या बनता है बेटा, आपको पता है इसी को हिंदी में कहा जाता है परमाणु। क्या बनता है? परमाणु। ठीक है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन के मिलने से क्या बनेगा? परमाणु। और परमाणु जब आपस में मिलते हैं तो बेटा बनता क्या है? अणु। क्या बनता है? अणु बनता है। और अणु जब आपस में मिल जाते हैं तो बेटा बनता क्या है? यौगिक। क्या बनता है? यौगिक। वो बात अलग है कि यौगिक निश्चित अनुपात में अणु मिले, लेकिन इतना समझना कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन के मिल जाने से परमाणु बन जाता है और परमाणु जब आपस में मिलते हैं तो बेटा अणु बन जाता है और अणु जब आपस में मिल जाते हैं तो यौगिक बन जाता है। ये जो मैं क्लासिफिकेशन इस पर करूँगा इसे अपने आप कॉपी में प्यार से बना लीजिएगा। ये क्लासिफिकेशन बुक में नहीं लिखागा, मैं जितनी चीज़ें जितनी ब्रांचिंग करूँगा इसकी और वो सब आपको अपनी कॉपी में करनी है। ठीक है, मैंने क्या बताया, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन से मिलकर परमाणु बनता है, फिर अणु बनता है, फिर क्या बनता है? यौगिक। इसे मॉलिक्यूल कहते हैं, इसे कंपाउंड कहते हैं इंग्लिश में। अब बेटा अगर बात करें जो ये अणु होता है, ये जो अणु होता है ये दो तरीके से होता है, दो प्रकार का होता है। एक होता है द्विपरमाणुक अणु बेटा। क्या होता है? द्विपरमाणविक, ये आना समझिएगा बेटा, द्विपरमाणविक। एक बेटा होता है त्रिपरमाणविक, त्रिपरमाणविक अणु। मतलब ऐसा अणु बेटा, देखो परमाणु से मिलकर क्या बनता है? अणु। मान लो दो परमाणु, एक ए परमाणु एक फिर बी परमाणु, दोनों मिल गए बना ए बी अणु। ठीक है, उसी प्रकार हमने कहा दो परमाणु मिले होंगे तो एक अणु बना होगा। अब बालक यहाँ पर अणु जो है दो तरीके से हो सकता है। द्विपरमाणु अणु, एक ऐसा अणु जो दो परमाणु से मिलकर बना हो, जैसे मैंने कहा ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, नाइट्रोजन। यहाँ देखो केवल दो परमाणु हैं। क्या है बेटा? दो परमाणु, इसे बोलते हैं द्विपरमाणविक अणु। और बेटा यही बात है त्रिपरमाणविक। नॉर्मली बेटा हम देखते हैं, सबसे पहले अच्छा एग्जांपल है हमारे सामने ओजोन होता है, O3। इसमें कितने एटम्स हैं, कितने परमाणु हैं? 3 हैं। कितने हैं? 3, यानी ये त्रिपरमाणविक अणु है। बाकी अगर देखें हम तो बेटा हमारे पास H2O, इसमें 3 परमाणु हैं, CO2, इसमें भी 3 परमाणु हैं। ये त्रिपरमाणविक अणु हैं। तो बेटा ये समझ में आया द्विपरमाणविक अणु क्या होता है?
त्रिक परमाणविक अणु क्या होता है, ये बात अपनी कॉपी में नोट कर लें आप लोग। अब दूसरा टाइप क्या होता है बेटा इसी में, अगर हम इसी की ब्रांचिंग करना चाहें, मान लो थोड़ा सा स्पेस कम हो जाए, दिक्कत हो सकती है, तो मैं इसको मिटाता हूँ, द्विपरमाणुक अणु त्रिपरमाणुक अणु, ठीक है, इसको मिटाता हूँ मैं। आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा या नोट कर लिया होगा, पॉज कर लीजिए वीडियो। अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए अब जैसे ही हमने समझा कि द्विपरमाणुक अणु भी होते हैं और त्रिपरमाणुक अणु भी होते हैं। अब बेटा एक बात होती है कि एक होता है समपरमाणुक अणु। क्या बेटा, समपरमाणुक अणु। एक बेटा होता है विषम परमाणुक अणु। समपरमाणुक अणु का क्या मतलब है बेटा, जब समान परमाणु आपस में मिल जाए, मतलब दो हाइड्रोजन आपस मिले तो H2 बना है, ऑक्सीजन ऑक्सीजन आपस में मिले होंगे, इनके बीच में 2 बॉन्ड होते हैं तो O2 बनेगा। नाइट्रोजन है, इनके बीच 3 बॉन्ड होते हैं, यहाँ क्या बना, N2। यहाँ बॉन्ड से आपका भी लेना देना कोई नहीं है, बस समझिए 2 परमाणु मिल गए, 2 परमाणु मिल गए तो O2 बन गया, 2 परमाणु मिल नाइट्रोजन बन गया। बेटा यहाँ दोनों एक जैसे हैं, सभी क्या हैं, एक जैसे, इसलिए बोलते हैं समपरमाणुक अणु। ये अणु है लेकिन कैसे परमाणु मिले हैं, 2 एक जैसे परमाणु मिले हैं। आई होप कि आपको मैं धीरे धीरे पढ़ा रहा हूँ, समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अब बात आती है बेटा विषम परमाणुक अणु क्या होता है बेटा, वो भी अणु ही होते हैं, वो भी अणु होते हैं, बट क्या होता है उसमें अलग अलग परमाणु जुड़े होते हैं। मान लो जैसे मैंने लिखा कार्बन मोनोऑक्साइड, हाँ कार्बन है ऑक्सीजन है, 2 परमाणु तो हैं लेकिन दोनों क्या हैं, अलग अलग हैं। ये सॉरी हाँ अणु, ये दोनों ये परमाणु दोनों मिलकर अणु बना दिए। और बेटा अणु तो है लेकिन कैसा है, विषम परमाणु, यहाँ परमाणु अलग अलग हैं, ठीक है, शायद तब समझ गया हूँ। उसके बाद नाइट्रिक ऑक्साइड, यहाँ नाइट्रोजन एक परमाणु है और एक ऑक्सीजन परमाणु है। बेटा इन दोनों के मिल जाने पर, इन दोनों के क्या मिल जाने पर अणु बना है, लेकिन दोनों ही बेटा कैसे नेचर के हैं, कैसे नेचर के हैं, ये दोनों डिफरेंट है ना, नाइट्रोजन अलग परमाणु है, ऑक्सीजन अलग परमाणु है, ठीक है। तो बेटा ये हो गया आपका, तो इनको बोला गया बेटा विषम परमाणुक अणु, जिसमें समान परमाणु ना हो। भाई अब मान लो मैंने अभी यहाँ लिखा दोनों ऑक्सीजन एक ही जैसे थे तो सम परमाणुक, दोनों अलग अलग हैं तो विषम परमाणुक। आशा करते हैं आपको अणु की बातें समझ में आ गई होंगी। अब थोड़ा इसी तरह थोड़ा कंपाउंड को समझेंगे। देखो बेटा अभी धीमे धीमे इसलिए बता रहा हूँ कि आपको थोड़ा सा बातें समझ में आ गया। अगर आप क्लास 9th में हैं या क्लास 11th में एंट्री मारे हैं आप जस्ट और 10th में ज़्यादा फोकस नहीं किया, बस अच्छे से पास हो गए हैं। देखिए बेटा धीमे अगर मान लो बहुत बच्चों को होता है, बहुत स्मार्ट है वो, जिनको आता है वो शायद इसको ना देखें, लेकिन जिन बच्चों को नहीं आता, जिनको बेसिक बिल्कुल केमिस्ट्री का नहीं आता है, वो धीरे धीरे इन बातों को समझेंगे तो ऑटोमेटिक उनकी केमिस्ट्री मजबूत हो जाएगा, ठीक है। अभी मैं इसी तरह फिजिक्स से भी पहलू बताऊंगा। चीज़ों को पढ़ने का नज़रिया मतलब क्या दरिया नहीं, नज़रिया अच्छा हो जाए तो हमें ऑटोमेटिक चीज़ समझ में आने लगती। हम जब पढ़ते तो हमें समझ ही में नहीं आता है कि हम पढ़ क्या रहे हैं, कैसे हमें क्या यूज़ करना। इन सब बातों को समझ कर पढ़ोगे तो ऑटोमेटिक ये आ ही जाएगा। अभी देखो अभी आपको मैंने क्या बताया बेटा, अणु बता दिया है। अब हम आगे बढ़ते हैं कंपाउंड की ओर। इसको नोट कर लिया होगा आप लोगों ने, हाँ ये पॉज करके नोट कर सकते हैं आप बेटा। अब चलिए अब देखिए बेटा, जैसे हमको पढ़ना है यौगिक के विषय में। बेटा हमने बताया क्या यौगिक के विषय में, यौगिक विषय में सबसे खास बात यह है कि जब 2 या 2 से अधिक परमाणु समान अनुपात में मिलते हैं, मतलब निश्चित अनुपात में मिलते हैं, समान अनुपात नहीं कह सकता, निश्चित अनुपात में मिलते हैं, निश्चित अनुपात में, तो बेटा एक यौगिक बनता है। बात यह है कि यौगिक जो बनता है वो कैसा होता है। देखिए मान ली यौगिक बना है तो बेटा 2 तरीके से यौगिक मान लेते हैं, अपने हिसाब से क्लासिफाई कर देना तुमको। एक मान ली बेटा कार्बनिक यौगिक होता है। कैसा होता है बेटा, कार्बनिक यौगिक होता है, कार्बनिक यौगिक होता है। एक बेटा होता है अकार्बनिक। कैसा, अकार्बनिक। क्या मतलब है इन दोनों का बेटा, दुनिया के सारे यौगिक, अगर आप थोड़ी सी भी केमिस्ट्री पढ़े होंगे तो दुनिया के वो सभी यौगिक जिसमें कार्बन प्रेजेंट होता है, यू नो द कार्बन, कार्बन मतलब सी, आपने देखा तो होगा इसका बुक्स में बना होता है कार्बन। जितने भी दुनिया के यौगिक हैं, इस दुनिया में जितने भी यौगिक जिसमें कार्बन है वो सभी कार्बनिक होते हैं, और वो सभी यौगिक अकार्बनिक होंगे जिसमें कार्बन नहीं होगा। समझे कि नहीं समझे, इतनी सिंपल डिफरेंस मैंने बताई बेटा, आपको आज आना चाहिए कि एकदम तौर बता दे मैंने, जिसमें सी दिख जाए वो कार्बनिक, जिसमें सी ना दिखे वो अकार्बनिक। अब ऐसी कौन सी चीज़ है जिसमें सी भी है वो अकार्बनिक होता है। देखो रसायन विज्ञान में नॉर्मली सब लोग कहते हैं कि एक्सेप्शन से भरा हुआ है, नहीं, हर चीज़ के पीछे एक तर्क दिया गया है। ऐसी बात नहीं है कि सब अपवाद ही भरा है केमिस्ट्री में।
नॉर्मली टीचर्स क्या देते हैं, मतलब मैंने सुना है, हमें नहीं सुना है, कभी कभी मैं भी बोलता था पहले, लेकिन ये बात समझ में आती है कि तर्क तो दिया गया है उसका, एक्सेप्शन क्यों समझे हम उसको। तो देखिए बालक, जैसे कि हम कहते हैं कार्बन डाइऑक्साइड एक अकार्बनिक यौगिक है। क्या है ये? अकार्बनिक यौगिक। कार्बोनेट फॉर्म में अगर दिखेगा तुम्हें ऐसे, ये भी अकार्बनिक। यहाँ तुम्हें कार्बन दिखेगा लेकिन फिर भी हम इसे अकार्बनिक मानते हैं। क्यों मानते हैं? क्योंकि इनके बीच में जब ऑक्सीजन जो होता है बहुत निगेटिव एलिमेंट होता है, बहुत वैद्युत ऋणात्मक होता है। इसके बीच में जो दब गया समझो निकलने का कोई चांस नहीं, और जब निकल नहीं सकता कार्बन तो हमें कंसीडर करने लगते हैं कि भैया इससे निकलना बड़ा कठिन है कार्बन का, तो हम समझो कार्बनिक ही जैसा बिहेव करेगा। बात समझ पा रहे हैं? समझ पा रहे हैं, ठीक है। तो ये अकार्बनिक। अब इनका हम क्लासीफाई करते हैं आप उनका स्टाइल में। देखिए अब थोड़ा हम फ्लो कर लेते हैं आपको चीज़ों को समझाने के तौर में। जैसे कि है ये कार्बनिक यौगिक, मतलब कार्बन तो होगा ही इसमें कोई डाउट नहीं। अब थोड़ा कलर उठा दें। देखो बालक, ये होता है आपका 2। जो कार्बनिक यौगिक है ना, इसे 2 भागों में बांटा गया है बेटा। एक होता है खुली श्रृंखला। क्या होता है? खुली श्रृंखला। खुली श्रृंखला बेटा। एक होता है बंद श्रृंखला। क्या होता है? बंद श्रृंखला। अभी मैं आपको जस्ट इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन कैसे क्या सब चल रहा है केमिस्ट्री के अंदर। जब ये चार्ट आपके दिमाग में क्लियर हो जाएगा ना, तब बताना आपको कैसा लग रहा है। अभी फॉर्मूला बताने की ट्रिक बता दूंगा तो तुम्हें कोई भी फॉर्मूला भूलोगे नहीं, सब ऑटोमेटिक ऐसे ही बनते चले जाएंगे। अभी देखते जाओ तुम बस। अभी तो स्टार्ट किया हमने जस्ट। मैंने कहा थोड़ी सी हेजिटेशन मुझ में है क्योंकि मैंने नया स्टार्ट कर रखा है। अभी भी पढ़ाना प्रारंभ किया तो थोड़ी सी हेजिटेशन ऑनलाइन के सामने। जैसे फ्लो आएगा ऑफलाइन क्लास में बेटा थोड़ा सा फ्लो रहता है, ऑनलाइन क्लास में थोड़ा सा फ्लो लेट में आ सकता है, लेकिन सुनते रहिए आप, ठीक है। उबेगा नहीं, चीज़ें सीखना है तो बेटा समय तो लगेगा, ये बात मान लीजिए आप। बेटा होता क्या, सभी लोग चाहते हैं बहुत कम समय में ज़्यादा सीख ले। बेटा दुनिया बहुत तेज चली, बात सही है, लेकिन आपको चीज़ें एक बार आ जाए तब अपनी स्पीड अप बढ़ा लीजिएगा। फिर देखिए आप ही कहेंगे सर और तेज पढ़ाई, और तेज पढ़ाई। अभी चीज़ें आराम समझा रहा हूँ कि हर क्लास का बच्चा ऐसे समझ सके। मैं टोटली हिंदी में बता रहा हूँ, मैं इंग्लिश में भी इस बात को एक्सप्लेन करूँगा अभी, लेकिन पहले हिंदी वालों को हिंदी में पूरा समझाऊंगा। समझिए प्यार से बेटा। हाँ ध्यान रखिएगा, सभी हिंदी मीडियम के बच्चों तक मेरी बात पहुंचा दीजिएगा। आपसे विनम्र निवेदन है। मतलब इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे के लिए बेटा बहुत कुछ अवेलेबल है उनके लिए। अगर मैं ना भी पढ़ाऊँ ना तब भी उनके लिए बहुत सब कुछ अवेलेबल है, लेकिन पढ़ाऊँगा तो ही। लेकिन हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में से पहुँचाने का प्रयास करें आप, ठीक है। चलिए अब क्या होता है खुली श्रृंखला। खुली श्रृंखला और बंद श्रृंखला। बेटा खुली श्रृंखला को हम एलिफैटिक कहते हैं। क्या कहते हैं हम? एलिफैटिक। यहाँ अगर दिख रहा हो तो आप लिख सकते हैं एलिफैटिक। मैं बोल रहा हूँ कि कोई चीज़ दिखाई न दे क्योंकि कमरे में मैं अकेला हूँ और कैमरा मेरे सामने है बस मेरे पास, ठीक है। तो हो सकता है मैं वीडियो देखने गया कोई चीज़ आई कि नहीं, इसलिए मैं बोल दे रहा हूँ, आप लिख लेना। एलिफैटिक बोलते हैं बेटा। खुली श्रृंखला यौगिक 2 प्रकार के होते हैं। खुली श्रृंखला यौगिक 2 प्रकार के होते हैं। एक को बोला बेटा संतृप्त बोलते हैं। क्या बोलते हैं? संतृप्त बोलते हैं बेटा। एक को बोलते हैं असंतृप्त। क्या बोलते हैं? असंतृप्त बोलते हैं, ठीक है। ये जो असंतृप्त यौगिक होते हैं बेटा, ये इनको नॉर्मली कहते हैं एल्कीन। क्या कहते हैं इनके हम? एल्कीन। दिख रहा है ना। और एक को बेटा बोलते हैं एल्काइन। क्या बोलते हैं? एल्काइन। अगर नहीं दिख रहा हो बेटा मैं देख लेता हूँ दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा है। हाँ क्लियर दिखाई दे रहा है आपको। ये एल्कीन है और ये एल्काइन है, इतनी बात आपको समझ में आ गई है। अब बालक हम बात करेंगे संतृप्त को क्या कहते हैं बेटा। हम इसको एल्केन कहते हैं। क्या कहते हैं हम? एल्केन। एल्केन के नाम से प्रसिद्ध है ये। कार्बन कार्बन के बीच में एक बॉन्ड जब भी दिखाई दे तो बेटा उसे एल्केन कहा जाता है। कार्बन कार्बन के बीच में जब 2 बंध दिखाई दे तो उसे एल्कीन कहा जाता है। और कार्बन कार्बन के बीच में अगर 3 बॉन्ड दिखाई देते हैं तो उसे एल्काइन कहा जाता है। अभी आप बस इतना ही समझिए, ठीक है। आगे की बात हम बताएंगे अभी आपको। ये हो गया बेटा खुली श्रृंखला वाला कंसेप्ट, इसे आप नोट कर लेंगे अच्छे से। अब बेटा मैं बंद श्रृंखला वाले के लिए बनाता हूँ। देखिए बेटा बंद श्रृंखला वाले किसमें, इसे शायद मुझे मिटाना पड़े थोड़ा सा। आप चाहे तो इसे नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जो भी करना है कर लीजिए जल्दी से। मैं इसे मिटाता हूँ, फिर मैं बंद श्रृंखला को ओपन कर देखिएगा होगा आपने। इसको मिटाते हैं हम, देखो मिटाता हूँ 1 2 3 यस। ये भैया हो गया हमारा मिटाना। अब हम बात करेंगे आगे कंसेप्ट पे। बालक ये है बंद श्रृंखला। बंद श्रृंखला है तो ठीक है, इसको हम ऑटोमेटिक स्ट्रक्चर ओपन करेंगे अभी थोड़ी देर बाद। बेटा बंद श्रृंखला वाले को हम चक्रीय यौगिक कहते हैं। क्या कहते हैं? चक्रीय यौगिक भी कहते हैं। अभी चक्रीय यौगिक क्या होता है अभी दिखाते हैं। देखो बंद श्रृंखला में नॉर्मली हम देखेंगे तो होता है बेटा एरोमेटिक। क्या होता है? एरोमेटिक। एरोमेटिक। और बेटा एक होता है एलिसाइक्लिक। क्या होता है? एलिसाइक्लिक।
एलिसाइक्लिक यौगिक बेटा। आज इतना चार्ट आप सीख जाएंगे ना तो आपको केमिस्ट्री में कॉन्फिडेंस आ जाएगा, ये मैं दावे के साथ कहता हूँ, क्योंकि यही बातें जो छोटी छोटी होती है ना हमें पता नहीं होता है डिफरेंस चीजों में। अभी कोई टीचर कहता है परमाणु भर बताओ, अणु भर बताओ, उतने में पसीना आ जाएगा, कपड़ी खुजलाओगे खड़े होके, पढ़े तो थे सर भूल गए हैं। तो ऐसा पढ़ो ना कि चीजें समझ में आ जाए, काहे रटते हो आप उसको। अभी परमाणु अब समझ में आएगा, अच्छा इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन होता है परमाणु में। हाँ, अभी परमाणु मिलता है तब अणु बनता है, अणु मिलता है तब यौगिक बनता है। ये सारी बातें सडन लाइन बाय लाइन याद होंगी ना तब कोई तुमको हराएगा नहीं, ऑटोमेटिक चीजें समझ में आ जाएंगी। बड़ी बड़ी बातें पढ़ने लग जाते हो, छोटी बातें जब समझ में नहीं आएंगी तो क्या ही मतलब निकलेगा पढ़ने का। आप चीज़ों को रटिए मत बेटा। देखिए अगर आपके पास टैलेंट होगा तो दुनिया आपको बहुत आगे ले जाएगी, और आगे आप मान लीजिए केवल रट रट के पास होकर चले गए तो क्या ही मतलब निकलेगा उसका। तो बहुत केयरफुल चीज़ों को समझिए। मैं बहुत आसान भाषा में समझने का प्रयास कर रहा हूँ कि आपको आ ही जाए, ठीक है। अब एरोमेटिक और एलिसाइक्लिक। एरोमेटिक जो होता है वो बेटा दो प्रकार का होता है। एरोमेटिक जो यौगिक होता है वो कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का होता है। मान लीजिए क्या हो गया, समचक्रीय एरोमेटिक, दिख रहा होगा आपको बेटा, इसलिए मैं बोल भी दे रहा हूं, समचक्रीय एरोमेटिक। एरोमेटिक राइटिंग मत देखना हमारी, एरोमेटिक। ओ माय गॉड, ये क्या हो गया, एरोमेटिक लिख रहा है, मतलब दिख रहा है ना, चलो दिखता ही होगा। एक होता है विषम चक्रीय बेटा। क्या होता है? विषम चक्रीय। विषम चक्रीय बेटा, समचक्रीय एरोमेटिक, विषम चक्रीय एरोमेटिक। अब हालांकि विषम चक्रीय एरोमेटिक का क्या मतलब है? देखिए, समचक्रीय एरोमेटिक, मान लो एक ऐसा चक्र बनाए हैं, ऐसा कुछ नाम तो सुने, इनको बेंजीन कहते हैं लोग, लेकिन ये बेंजीन है। बेंजीन कैसे हुआ? अभी बेंजीन नहीं है, अभी इसके अंदर गोला भी लगेगा, लेकिन पूरी बात अब आराम से समझाता हूँ। देखो, बेंजीन एक 6 कार्बन की एक श्रृंखला है, बंद होगी। 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन, 6 कार्बन, ठीक, ये बंद श्रृंखला है। अल्टरनेट मैनर में बेटा बॉन्ड लगे तो डबल बॉन्ड यहाँ यहाँ, ठीक। अब इसका नाम बेंजीन है। इसके पास बेटा सबके पास एक एक एच है। कितने कितने एच है? एक एक एच है। इसे बेटा बोलते हैं, ये एरोमेटिक तो है, एरोमेटिक है। अभी एरोमेटिक क्यों है? इसके लिए हकल बाबा का नियम पढ़ेंगे। जितना वैज्ञानिक है उनके आगे दादा बाबा लगाया करो, बहुत पुराने लोग हैं वो लोग भाई। हकल का नियम, हकल नहीं, हकल का नियम, हकल बाबा का नियम। तो बेटा यहाँ कंसेप्ट ये है कि ये एरोमेटिक है, बस इतना जानिए। बेंजीन क्या है? एरोमेटिक। इसकी स्ट्रक्चर ऐसे बना देता हूँ मैं, साफ सुथरा। ये स्ट्रक्चर होता है, फॉर्मूला होता है C6H6। अभी आपको समझ में आ गया होगा। तो बेटा ये क्या है? यहाँ एक कार्बन, सब कार्बन कार्बन लगे, समचक्री मतलब होता है यहाँ चेन बिल्कुल एक ही जैसे परमाणु से बनकर बनी है। देखो, कार्बन 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 कार्बन, ये समचक्री हो गया। बट अगर विषम चक्री की बात करें कि एरोमेटिक हो, विषम चक्री हो, तो ऐसा कुछ, यहाँ पर एक नाइट्रोजन लगा दो। क्या लगा दो? नाइट्रोजन। ये एरोमेटिक है, लेकिन यहाँ एक कार्बन नीचे क्या लग गया? नाइट्रोजन। मान लो यहीं पर मासिक परसेंट डालता मैं, तो वहाँ फालतू लिख रहा हूँ। यहाँ पर क्या लगा दो बेटा? कार्बन नीचे गए, नाइट्रोजन। यहाँ कार्बन नीचे क्या लगा दो बेटा? यहाँ पर लगा दो नाइट्रोजन है। बट क्या है? विषम चक्रीय एरोमेटिक। विषम मतलब होता है कोई अलग सा आइटम आ गया है और उसने हमारे कंपाउंड को विषम कर दिया। तो बात समझ में आ गई, विषम चक्रीय एरोमेटिक क्या होते हैं? समचक्रीय एरोमेटिक, विषम चक्रीय एरोमेटिक यौगिक होते हैं। अब आगे हम बात करेंगे बेटा एलिसाइक्लिक वाले कंपाउंड। बेटा अभी रट लीजिए, 10th क्लास में ये सारी बातें हैं, समझानी पड़ेंगी। आपको ऑलरेडी आता होगा, आपको मजा आ जाएगा, फील आ जाएगा चीज़ों का। बिठाता हूँ, देखो यहाँ पर ये समचक्रीय एरोमेटिक में बिठाता हूँ, उसको नोट तो कर लिया होगा तुम लोगों ने, ऐसा करता हूँ ऐसे। क्या खूब लगते हो, बड़े सुंदर दिखते हो। देखिए वाला मामला ये है। अब ये है बंद श्रृंखला में चल रहे थे, अरे यार सभी मिटा दिए हम यार। इधर एरोमेटिक था, यू नो दैट। यहाँ पर एलिसाइक्लिक था। क्या था? एलिसाइक्लिक। मिटा दिए, ध्यान होगा आप लोग को अगर याद होगा तो। एलिसाइक्लिक क्या था? एलिसाइक्लिक बेटा दो भागों में डिवाइड कर दिया मैंने इसको। एक बेटा होता समचक्रीय एलिसाइक्लिक, समचक्रीय एलिसाइक्लिक, ओके। एक होता है बेटा विषम चक्रीय, विषम चक्रीय एलिसाइक्लिक, समचक्रीय एलिसाइक्लिक, विषम चक्रीय एलिसाइक्लिक। समचक्रीय एलिसाइक्लिक का काम मतलब है बालक वो एरोमेटिक यौगिक ना हो। अब जैसे ये एरोमेटिक नहीं है, यहाँ कार्बन, यहाँ कार्बन, यहाँ कार्बन, यहाँ कार्बन, यहाँ कार्बन, यहाँ 2 हाइड्रोजन, यहाँ 2 हाइड्रोजन, यहाँ 2 हाइड्रोजन, यहाँ 2 हाइड्रोजन,
देख रहे हो हाइड्रोजन ज्यादा जल। बेटा कार्बन के पास 4 हाथ होते हैं। कितने होते हैं? 4। कार्बन हमेशा चाहेगा कि उसके चारों तरफ 4 लोग हमेशा रहें। अब इस कार्बन को देखो, इसके इस तरफ एक डंडा, एक तरफ इधर डंडा, एक तरफ इधर डंडा, एक तरफ डंडा। अगर कार्बन के पास 4 डंडे ना हुए ना तो वो रुक भी नहीं पाएगा। समझ पा रहे नहीं समझ पा रहे? एक मिनट देख लेता हूँ तुम्हें दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा है। यार दिखा तो साफ सुथरा रहा है, देख लेना। तो बेटा ये हो गया आपका एलिसाइक्लिक, वो भी कैसा? समचक्री। देखो यहाँ कार्बन जब कोई एलिमेंट हमने नहीं लगाया है। आप कहोगे सर इसका नाम हम बता दो। इसका नाम साइक्लोहेक्सेन है। उनका नाम बेंजीन था, इसका नाम साइक्लोहेक्सेन है। बट सर बताइए विषम होगा, विषम चक्करी तो समझ में आ गया कि एक कार्बन को हटाओ किसी दूसरे को लेकर आओ। तो बालक करना क्या तुम कि यहाँ पर इस कार्बन को काट देना, हटाए, और यहाँ पे लगा देना एक नाइट्रोजन। सर आप नाइट्रोजन नहीं लगा देते, ऑक्सीजन लगा दो, सल्फर लगा दो, कुछ भी लगा दो। ये हो गया विषम चक्री। इसको पिपरीडीन कहेंगे, पिपरीडीन कहेंगे बालक। ये बन गया आपका विषम चक्री एलिसाइक्लिक। एलिसाइक्लिक चीजें बेटा एरोमेटिक नहीं होती। आशा करते हैं आपको एरोमेटिक, ये कार्बनिक यौगिकों का लोचा समझ में आ गया। बस इतने में ही है सब कुछ। अरे 2-4 बेसिक क्लासें लिए नहीं, आपको पूरा पूरा बुकाई आने लगेगा। परेशान काहे होते हैं? जो कह रहे हैं वो समझ लीजिए, बस ऑटोमेटिक आएगा सब। दौड़ता हुआ कहेगा हमको पढ़ लो, हमको पढ़ लो भैया, पढ़ लो। देखो अब हम इसको मिटाते हैं। देखिए मिटाते हैं पूरा सा। ये मिटा, ये मिटा, ये मिटा। यौगिक का सारा खेल समझ में आ गया हमको। वो भी कौन से यौगिक का? कार्बनिक यौगिक का खेल में समझ में आया है। अब एक कार्बनिक यौगिक को आप कैसे क्लासीफाई करेंगे? चलो बुक में दिया नहीं, लेकिन अपना टेक्निक लगाते हैं, कुछ दिमाग लगा के आपको क्लासिफिकेशन कर देंगे तो चीज़ें एकदम क्रिस्टल क्लियर रहती हैं। हम अगर कोई चीज़ क्लासिफिकेशन के माध्यम से पढ़ते हैं तो क्या रहती है, वो हमारे लिए क्रिस्टल क्लियर हो जाती हैं। प्रयास करते हैं, देखते हैं। जैसे बालक अकार्बनिक यौगिक, कौन सा? अकार्बनिक, अकार्बनिक, अकार्बनिक यौगिक का मसला भैया, अकार्बनिक यौगिक। अब ये अकार्बनिक यौगिक का जो मसला है, देखिए बालक, इसमें बेटा आपको देखने को, वैसे तुम कैसे क्लासीफाई करें तो दिमाग के लगाने वाली बात है, फिर भी समझाते हैं। मान लो आप इसमें पढ़ोगे अम्ल पढ़ोगे, सिंपल सी भाषा बेटा, ऐसा कोई क्लासिफिकेशन है नहीं, लेकिन आपके दिमाग में एक पिक्चराइजेशन रहे, समझ में आ जाए, उस दौरे से बता रहा हूँ। ठीक है, ऐसा कोई किताब में नहीं लिखा। अम्ल होगा बालक तो दूसरा क्षार होगा, क्षार होगा तो सर एक चीज और होगा, वो का होगा? उसको कह दो सर लवण होगा। वो का होगा? लवण होगा। सर अम्ल 2 प्रकार का होता है, हमने देखा है। अच्छा तो ये अम्ल 2 प्रकार का बना दिया। मैं कहे सर प्रबल अम्ल होता है, एक सर दुर्बल अम्ल होता है। मैं कहा चलो भाई मानते हैं प्रबल अम्ल दुर्बल अम्ल है। बालक दूसरी कंडीशन क्या होगी? सर एक प्रबल क्षार होगा और एक क्या होगा? दुर्बल क्षार होगा। क्या होगा? ये दुर्बल क्षार होगा। प्रबल अम्ल तो प्रबल, दुर्बल अम्ल, प्रबल क्षार दुर्बल क्षार। लिख लो नहीं कंफ्यूजिया जाओगे तुम। अम्ल है बालक, ये क्या है? दुर्बल अम्ल है। प्रबल क्षार है, ये भी क्या? दुर्बल क्षार है। गेटिंग और नॉट? समझ गए ना? देखो थोड़ी थोड़ी अंग्रेजी भी सीख लो। देखो मसला ये था, हम वो हिंदी मीडियम से पढ़े हैं, लेकिन 12th क्लास तक हिंदी मीडियम, उसके बाद हम इंग्लिश मीडियम। यू नो दैट कि माई इंग्लिश इज बेटर देन ब्रिटिश। यू नो इंग्लिश बोल देंगे डर जाते हैं, इसलिए हम इंग्लिश बोलते ही नहीं है, थोड़ा थोड़ा बोलते हैं। अब प्रबल अम्ल दुर्बल अम्ल, प्रबल क्षार दुर्बल क्षार, समझते हैं आप आगे की ओर। हमारा ये सी समझ में, सर बता तो दो अम्ल क्या होता है। बताएंगे बताएंगे, थोड़ी सी सब्र करो। हम लवर को भी एक्सप्लेन कर देते हैं, हमको लगता है उसके लिए जगह बची है कम। ऐसा करते हैं, इसको ऊपर लाते हैं, इस पैजामा को ऊपर लाते हैं हम, लवर। ये है हमारा लवर। देखो भाई लवर जो होता है, अम्ल और क्षार जब आपस में क्या होते हैं? जुड़ जाते हैं, आपस से रिएक्शन करते हैं, तो बनता क्या है? लवण और जल। जब अम्ल और क्षार आपस में क्रिया करते हैं तो लवण बनता है और जल बनता है, और इस अभिक्रिया का नाम तो उदासीनीकरण होता है। क्या होता है? उदासीनीकरण होता है। चीज़ों को प्यार से समझेंगे, ज़्यादा बुक में मत घुसो। बुक आपको किस लिए दी जाती है? कि आप चीज़ों को पढ़ो, उसमें कुछ नई नई चीज़ें को समझने का प्रयास करो। आजकल तो इतना सारा बुक आ गया मार्केट में, क्या बता भी नहीं सकते, मतलब लिमिट करा सा बुक, बहुत सारा मालूम। बच्चा समझा ही नहीं पाता कौन सा वैरायटी का बुक पढ़े वो। सर ये बुक ले ले, बालाजी ले ले, या फिर बहुत से राइटर में बताते हैं, और हम खुद ही कंफ्यूज रहते हैं कि कौन सी बता दें उनको, भैया बुक ले लो। इतना बुक ही है वो, तो जो बुक ले बुक सारी अच्छी होती हैं, बस चीज़ें समझ में आपको किससे आता है।
पहले अगर नेचुरल भाषा में समझ जाएंगे अपनी भाषा में, हाँ, तो ऑटोमेटिक बुक समझ में आने लगती है बेटा। ऐसा मेरे साथ हुआ है, आपके साथ भी ऐसा ही होता है कि हमें क्या होता है कि बुक चुके होते हैं किसी से। अब मैं तुमको अम्ल क्षार समझा रहा हूँ, आगे कभी भी टीचर से आप पढ़ोगे तो आपको अम्ल क्षार मतलब समझ में आने लग जाएगा। अभी हमने ये नहीं बताया अम्ल क्या है, क्षार क्या है, बस इतना एक्सप्लेन कर रहा हूँ, अभी बताऊंगा मैं तो ऑटोमेटिक आपको आ जाएगा। 10th क्लास में तो ऐसा बताएंगे बच्चों को कि बच्चे कहेंगे वाह दम आ गया, भूलेंगे नहीं कभी वाला। अभी देखो, अब लवण होता है अम्ल क्षार को मिलाने से बनता है बेटा। लवण कई प्रकार के होते हैं। एक बेटा होता है साधारण लवण। कौन सा? साधारण लवण। साधारण लवण बेटा। एक होता है अम्लीय लवण। कैसा बेटा? अम्लीय लवण। एक होता है बेटा क्षारीय लवण। कैसा बेटा? क्षारीय लवण। अच्छा, और आ जाओ इधर। अरे यार जगत बच्ची दिख रहा होगा, आशा करते हैं इधर हम इधर लिखते हैं आपको बेटा। एक लिखो मिश्रित लवण। कौन सा बेटा? मिश्रित लवण। अच्छा, मिश्रित लवण हो गया सर। और बताइए बेटा, एक लिखिए आप द्विक लवण। क्या लिखिए? द्विक लवण। अभी एक एक लाइन में सबकी परिभाषा बता दूंगा आपको, अपने मजाक हो जाएगा थोड़ी देर में। देखना, अभी कोई बच्चा पूछेगा, अब छोटा भाई आपसे पूछना है भैया भैया हमको एसिड बता दो क्या होता है, तो भैया कहेंगे एसिड नहीं जानते हो, नींबू देखा है, इमली देखा है, हैं? देखे नहीं देखे, बस इतना बताओगे इसको। इमली खट्टी होती क्योंकि इसमें एसिड है। वो पूछने आया था आपसे एसिड क्या है, आप उसको नींबू बताएंगे, इमली बताएंगे, आम बताएंगे, क्या समझेगा आपको? कहीं बहुत टैलेंटेड है? नहीं। अब थोड़ा सा उसे समझाने का प्रयास करिए। अब देखो कैसे समझाते हैं भैया, बच्चों को कैसे समझाते हैं। अभी देखो, लिखेगा मिश्रित लवण, यहाँ लिखे दिक लवण। क्या लिखे? दिक लवण। दिक लवण 1 2 3 4 5, एक और है कोई, एक है संकर लवण। कौन सा? संकर लवण। अब बताओ डेफिनेशन को समझे तो देखो दुनिया में बालक। अम्ल वे रासायनिक पदार्थ होते हैं। अम्ल वे रासायनिक पदार्थ होते हैं जो जलीय विलयन में H+ धन आयन देते हैं, H+ आयन देते हैं। जो मतलब अम्ल कोई रासायनिक पदार्थ होता है, जब जल में घुलते हैं ना तो बेटा जल में घुलते हैं वो क्या देता है? H+ आयन। एक क्यू का मतलब होता है जल। क्या होता है? जल। एक्वा मतलब पानी, H+ आयन देते हैं। अम्ल कौन सा आयन देंगे? H+। आंखें बंद करके बता देना, कान खोल करके सुन लेना, ठीक है। उसके बाद क्षार क्या होता है? क्षार बताना है मो वे रासायनिक पदार्थ जलीय विलयन में OH- आयन देते हैं। क्या देते हैं? OH- आयन देते हैं। तो बेटा उन्हें क्या कहा जाता है? क्षार कहा जाता है। बेटा ये H पे नेगेटिव नहीं होता, होता O पर है लेकिन दिखता H पर है। ओके, ये बात ध्यान रखें आप। उसके बाद लवण मैंने बता दिया। अम्ल और क्षार आपस में परस्पर क्रिया कर लेते हैं तो क्या बन जाता है? लवण। अब एक आपको राज की बात बताते हैं। वैसे आप लोग थोड़ा कंफ्यूज रहते हो, अगर टीचर मान ले 2 4 6 कंपाउंड लिख दिया है, इसे लिख लो। भी ज्ञान की बात बताते हैं, ज्ञान जरूरी है थोड़ा थोड़ा सा। इसे पहले नोट करो। साधारण लवण, अम्लीय लवण, क्षारीय लवण, मिश्रित लवण, दिक लवण, संकर लवण, ये है सारे सॉल्ट के प्रकार। ये अम्ल क्षार, दुर्बल क्षार सब बताऊंगा अभी डिटेल में, इनको नोट कर लो। पहले मैं आराम से एक प्यार से बात समझाते हैं, नोट कर लिए होगे। चलें, चलते हैं। मैं कहता हूँ 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 Everybody want to live in heaven. Everybody want to live in heaven. 1 2 3 4 5 6 7 Everybody want to live in heaven. Don't think me singer. ऐसा नहीं है, सिंगर नहीं हूँ। बहुत सारी कविताएं लिखी मैंने, पोएट्रीज बहुत लिखी बालक। हमें पोएट्रीज लिखना अच्छा लगता है। देखना जाके मेरे चैनल पे, पढ़ी होगी एक देशभक्ति। अभी 15 अगस्त आ रहा है, जितने भी राष्ट्रीय पर्व आते हैं उन पर हम कविता जरूर लिखते हैं बालक। ये थोड़ा सा टैलेंट अंदर है, लेकिन हमारे नहीं, हमको है थोड़ा सा। समझाती हैं बातों बातों में ध्यान नहीं देते हैं, समझते हैं। हम बताने जा रहे थे, हाँ बेटी सर मैं तुम्हें कंपाउंड देता हूँ। HCl, H2SO4, Na2SO4, CaSO4, CaCO3, CaCO3, NaOH, KOH, KOH, और लिख दिया MgSO4, MgCl2। ठीक है। अभी थोड़ी आपके मोबाइल में मतलब की आवाज़ थोड़ी सी आ सकती है पंखे की, क्योंकि पंखा नहीं चला हुआ ज़्यादा, बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है। ऐसे थोड़ा सा कलर हमारा जान सकते हो अमेरिकन है। अब सुनिए बालक, अब नहीं वेस्टर्न डिजियर, हाँ ऐसा कैसा सोचते हैं हम लोग थोड़ा सा। तो मैं किसी को बताया बस नॉर्मली आपको समझाता हूँ, मजा करना जरूरी है। प्रेशर लेंगे सब्जेक्ट आपको आएगी नहीं, ये भी सही है।
प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, यू नो दैट, सॉरी एरिया, प्रेशर एरिया, वॉल्यूम बता रहा हूँ मैं, प्रेशर एरिया, प्रेशर बढ़ेगा तो एरिया घट जाता है, प्रेशर कम करिए एरिया बढ़ जाएगा, और एरिया बढ़ जाएगा तो कुछ जो टेंशन लेता है उनको याद नहीं आता, चेहरा देखते हो एकदम परेशान, उनको कैसे याद रहेगा, हैं कैसे याद रहेगा? कम टेंशन लो, चीजों को रिलैक्स माइंड से याद रखो। अभी देखना तुम्हें कैसे याद हो जाएगा अम्ल क्षार, सारी समस्या खत्म। अब पीछे तुमसे कहता है बालक इसमें अम्ल क्षार लवण को छाट के अलग करो। अब तुम गोलुक देखते हो, कलयुग देखते हो, टुलुक देखते हो, सबको देखते हो, कोई इधर उधर कर दे रहा है, कोई एक ऐसा बनाया एकदम बड़ा चार्ट बनाया, हम एसिड लिखेंगे इधर, बेस लिखेंगे इधर, साल्ट लिखेंगे, ABS लिख दिया, अम्ल क्षार लवण। अब वो कंफ्यूजन कौन अम्ल है कौन क्षार है, कंफ्यूजन भरा पड़ा उसके अंदर है, कंफ्यूजन। आप देखो इस कंफ्यूजन को दूर कैसे करते हैं, जो मन आंखें बंद करो, ट्रिक सीखो। दुनिया में जिस भी यौगिक के आगे एच लग जाए, दुनिया में जिस भी यौगिक के आगे एच लग जाए वो अम्ल होता है। क्या होता है? वो अम्ल होता है। अब देखो अम्ल पहचानना, भाई साहब आप अम्ल नहीं है, ये अम्ल है, ये अम्ल है, दो ही अम्ल है यहाँ पर, क्या है? और जिनके आगे मैंने कहा जिनकी शुरुआत एच से होगा बेटा वो अम्ल होंगे, समझे? अब बेटा जिनमें कहीं ना कहीं OH उपस्थित हो, लेकिन वो OH कार्बन के साथ ना हो, इस बात का ध्यान रखें। वो अल्कोहल होता है, वो हाइड्रोक्साइड नहीं होता। हाँ बच्चे कह रहे सर आप गलत बता दी, गलत नहीं बताना, ध्यान दीजिएगा इस बात का। बेटा जिनके साथ OH होगा, जिनके साथ OH होगा वो दुनिया की चीजें क्षार होंगी, जिनके साथ OH होगा वो दुनिया की चीजें क्षार होंगी। और रही बात जिसमें H और OH दोनों नहीं होते हैं बालक, हम उसे क्या कहते हैं? लवण कहते हैं। अब खोज लो क्षार, क्षार खोज लिया तुमने, अब जो बचा ये सब क्या है? लवण है। इससे अच्छा ट्रिक तो आज तक आपने सुना नहीं होगा, सच बोल रहा हूँ मैं। कमेंट बॉक्स में बताना अगर किसी ने सुनाया हो तुमको ये बात हमारे अलावा। हाँ तो बेटा ये हो गया हम लोग को कैसे पाना क्षार का, नॉर्मल तरीका मैंने बता दिया आपको, अम्ल क्षार लवण का। तो ये थोड़ा बेसिक मैंने बताया, अभी केमिस्ट्री का क्लासिफिकेशन है। ऐसे हमको लगता है वीडियो हो जाएगा बड़ा, ऐसा करता हूँ मैं आपको फिजिक्स इसी में बता देता हूँ, देखता हूँ कितना मिनट का हो गया वीडियो। ये तो हो गया 30 मिनट का वीडियो। तो ये था आपका केमिस्ट्री का बेसिक कंसेप्ट, ठीक है? आपको समझ में आ गया होगा। अब थोड़ी सी बातें और करते हैं हम फिजिक्स की, अभी टाइम हो जाएगा, 30 ही मिनट हुआ बालक। वाह, मूवी देखने के लिए 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा निकाल लेते हो, लेकिन क्लास का समझ आ जाए ना, ये नहीं देखेंगे सर। नहीं, समय आएगा एग्जाम के समय आप बताइएगा सर, हम सब पढ़ लेंगे। यही तो एग्जाम के समय पढ़ते हो, तभी तो एग्जाम देते रहते हो। एग्जाम के समय पढ़ने वाले केवल एग्जाम देते रहते हैं, जो पूरे साल पढ़ते हैं वो एग्जाम खचाखच पास करते चले जाते हैं। यही तो सच है, लेकिन सब मानते ही नहीं, चल ना माने। अब हम बात करेंगे बेटा थोड़ी सी जानकारी फिजिक्स से विषय में। कहाँ समझते हैं फिजिक्स को? समझते हैं, देखिए प्रयास करते हैं भैया फिजिक्स के विषय में। देखिए फिजिक्स में सारा खेल तो भैया मेजरमेंट का है, आपको दिशा